हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण चाहत और आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूं। भाई क्लास 12 में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई ये वाला टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया, ये वाला टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया। सबसे ज्यादा अगर सिरदर्द कोई सब्जेक्ट देती है तो वो फिजिक्स है। बट आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आ चुका हूं। और आप सोच रहे हो ये चश्मा मैंने क्यों पहन रखा है, तो देखो फिजिक्स में ना एक धुंधलापन होता है, एक अंधेरा होता है। उसी अंधेरे को जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो हट जाएगा इस चश्मे की तरह। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आज का जो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक जो है हमारा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो उसका जो डेरिवेशन है वो डायरेक्ट वो एग्जाम से पूछा जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक है मेरे हिसाब से। कुछ चीजें अगर आपको पता है तो उस टॉपिक को कवर करना बहुत ईजी होता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना, जो जो बता रहा हूं उसको समझ लेना, गारंटी के साथ उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। तो सस्पेंस को दूर करते हुए आज के टॉपिक का हम नाम लिखते हैं, जो है गॉस थ्योरम। ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्रूशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूं, उनका पता होना आपको बहुत जरूरी है, तभी ये टॉपिक आपको ढंग से समझ में आएगा। मैं कुछ यहां पर लाइन बाय लाइन लिखते जा रहा हूं, बताइए मुझे कि आपको चीजें आती है कि नहीं आती। सबसे पहली चीज है हमारा एरिया वेक्टर। मैं गॉस थ्योरम पे पहुंचने से पहले मैं बात करना चाहता हूं गाइस एरिया वेक्टर की। अगर आपको एरिया वेक्टर यूज करना आता है तो गॉस थ्योरम का आधा काम समझ लो समाप्त हो चुका है ना। अब एरिया वेक्टर जो है, क्योंकि एरिया वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग व्हिच हैज टू थिंग्स व्हिच आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे एक हमारी ये सरफेस है, ओके, इस सरफेस का लेंथ है एल, इसका ब्रेथ कितना है बी, तो इसका एरिया कितना होगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ऑब्वियसली बात है एरिया क्या होगा इसका, एल इंटू बी, जो आप पढ़ते आ रहे हो। लेकिन क्लास 12 की फिजिक्स है, अब ये 9th और 10th वाला तो पीछे छोड़ दो। यहां पर नॉर्मल इस एरिया से काम नहीं चलेगा, हमको इसका क्या चाहिए गाइस, वेक्टर चाहिए। मतलब हमको इसका क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। मतलब इस एरिया वेक्टर का हमको डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। डायरेक्शन हमेशा कहां पे ली जाती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ली जाती है। इसी को मैं क्या बोलता हूं गाइस, एरिया वेक्टर। और अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में बोलूं तो हम सबको पता है वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर। अब एरिया वेक्टर में जो हमारे काम की चीज है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें जो मैं बताऊंगा आप उनको याद कर लेना। गारंटी है कि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। देखो, एरिया वेक्टर हम दो चीजों के लिए निकालने वाले हैं, 2D सरफेस के लिए और 3D सरफेस के लिए। तो इसको लिख देता हूं मैं और उसी तरीके से इसको लिख लेना, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो है दो सरफेसेस के लिए यूज करने वाले हैं, 2D और 3D। अब ध्यान देना सब लोग। फॉर 2D सरफेसेस, अब यहां पर देखो, ध्यान देना सब लोग, पॉइंट जो बोल रहा हूं मैं, पॉइंट टू रिमेंबर। देखो, 2D सरफेसेस के लिए जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन हम सरफेस के इनटू द प्लेन ले सकते हैं और गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे हमारे पास ये कॉपी है, अब ये लेट्स से हमारा 2D सरफेस है। अब एक वेक्टर गोइंग इनटू द प्लेन भी हो सकता है और एक वेक्टर कमिंग अवे फ्रॉम द प्लेन भी हो सकता है। तो 2D सरफेस में खास बात याद रखनी है कि 2D सरफेस में आपका एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन भी हो सकता है और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी चूज कर लो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, याद रखना इस बात को। तो फॉर 2D सरफेस में लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैन बी टेकन इनटू द प्लेन और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से दिस इज एल बी और ये आपका ए कैप एंड मैं इसको नीचे भी ले सकता हूं ए कैप को। वंस अगेन एल बी, बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ये वाला भी चूज कर सकते हो, आप ये वाला भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी 3D सरफेसेस हैं उनमें एक पॉइंट आपको याद रखना है। और आपको एक बात बताऊं कमाल की, क्लास 12 में आपको केवल और केवल 3 3D सरफेस मिलेंगे। आप उनको याद कर लो, मैं यहां पे करा देता हूं, टेंशन फ्री रहो जिंदगी भर के लिए। तो दोस्तों 3D सरफेसेस में याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन
कमिंग और ऑलवेज टेकन अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से हमेशा बाहर जाता हुआ ही आपको डायरेक्शन चूज करना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे लेट्स से दिस इज माय क्यूबॉइड, ये हमारा 3D सरफेस है। अब यहां पर ये वेक्टर लेट्स से गोइंग इनटू द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो गोइंग इनटू द प्लेन गलत, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन सही, परफेक्ट। आया समझ में? मतलब 3D सरफेसेस के लिए आपको हमेशा ये वेक्टर कौन सा लेना है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। याद रखना, जो याद आ गया टिक कर दो, डबल टिक कर दो, मजे करो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है, एग्जांपल के तौर पे लेट्स से पहला 3D सरफेस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है हमारा सिलेंडर। क्या है गाइस? सिलेंड्रिकल 3D सरफेस। आपको डेरिवेशन से बहुत यूज करने को मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक सिलेंडर दिखा देता हूं। जैसे हमारा ये सिलेंडर है, सारी चीजें रख रखी है, ठीक है। जैसे हमारा ये सिलेंडर है, अब देखो एरिया वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सबको पता है एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड उसका एरिया और उसके अराउंड यूनिट वेक्टर। मानते हो कि मानते हो? अब इस 3D सरफेस को देखो, कितने एरिया वेक्टर बन सकते हैं? एक इसका ये वाला एरिया है, एक इसका ये वाला एरिया है और एक इसका ये लेटरल एरिया है। टोटल कितने एरिया हो गए? 3। इतना तो मैं सबको आता है, ठीक है। मतलब एक, जैसे अगर मैं इसको ऐसे रखूं, एक इसका ये वाला एरिया है, ये वाला, लेट्स से आई एम कॉलिंग इट अ फर्स्ट। एक इसका ये वाला एरिया है, आई एम कॉलिंग इट अ सेकंड। और एक इसका जो लेटरल एरिया है वो तीसरा है। अब मैंने क्या लिखा है यहां पर? यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं? डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन away from the surface or coming out of the surface is always taken and perpendicular to surface। obviously बात है, perpendicular तो होगी लेकिन coming out of the surface। आया समझ में? तो अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना लेता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो पहली जो सरफेस में डिस्कस कर रहा हूं वो है सिलेंड्रिकल सरफेस। आप साथ ही साथ लिखते जाइए इसको, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ये सिलेंड्रिकल आपका सरफेस बना दिया 3। तो मैंने बोला ये मेरा पहला सरफेस है, ये मेरी दूसरी सरफेस है और ये लेटरल वाली तीसरी सरफेस है। अब देखो पॉइंट को याद रखो, जो जो मैं लिखता जा रहा हूं उस पॉइंट को बोलो। क्या कह रहा है? डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन अवे फ्रॉम द सरफेस। ये मेरी सरफेस, ये मेरा यूनिट वेक्टर, लेट्स से इट इज गोइंग इनटू द प्लेन। अगर वैसा बोले तुरंत उसको क्या बोलना है? ना 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 गलत कर रहे हो भैया, आंसर गलत हो जाएगा। मतलब कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, मतलब डायरेक्शन आउट ऑफ द सरफेस। मतलब कैन आई से लेट्स से दिस इज A1 वेक्टर, दिस इज माय पहला एरिया वेक्टर सरफेस से बाहर की तरफ। उसी तरीके से आउट ऑफ द सरफेस दिस इज माय A2 वेक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एरिया वेक्टर। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब ध्यान दो सब लोग कि जैसे ये है, अब ये पूरा एक सरफेस है। अब यहां पर मैंने एरिया वेक्टर लिख दिया, ये कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। अगर आप इसको घुमाते जाओ, देखो ध्यान देना, इसको मैं अगर मैं ऐसे यहां पर बना दिया, एक मैं यहां पर भी बना सकता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान दो एरिया वेक्टर को या वेक्टर को हम किसी भी प्लेन में घुमा सकते हैं या मूव करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे ये है, इसको मैं घुमा दूं तो सेम बनेगा, इसको घुमा दूं तो भी सेम बनेगा, इसको ऐसे घुमा दूं तो भी सेम बनेगा। मतलब मैं यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं और ऐसे भी ले सकता हूं, बट गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस होना चाहिए। तो लेकिन मैं इजीनेस के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। समझ में आ गया? तो हमारे पास सिलेंडर में कितने एरिया वेक्टर होते हैं? 3, 1 2 3। ऑब्वियसली बात है, these all 3 आर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये सब क्या है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होते हैं। आया समझ में? नाउ दैट इज माय फर्स्ट सरफेस 3D में सिलेंडर। अब इसको बना लो, मैं दूसरी सरफेस डिस्कस करने वाला हूं। पॉज कर लो वीडियो को, तब लिख लो, ऐसे नहीं कि मैं यहां पर खड़ा रहूंगा। कम ऑन, विजुअल ब्रेन सम। हां चलो नेक्स्ट सरफेस। नेक्स्ट जो सरफेस है वो हमारी आती है स्फेरिकल सरफेस। तो हमारा नेक्स्ट जो 3D सरफेस है वो है हमारी स्फेरिकल सरफेस। इसके लिए मेरे पास एक चीज है, जैसे रूम में बहुत सारी चीज पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या स्फीयर है। अब देखो एरिया वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हम सबको पता है। स्फीयर का ये जो सरफेस एरिया वो कितना होता है? 4πr²। मैग्नीट्यूड इज व्हाट अबाउट द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। तो अगर मैं इस पेन पॉइंट को डायरेक्शन मानता हूं तो आप देखिए कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अब परपेंडिकुलर तब होगा जब ये किससे पास हो? सेंटर से। तो इस तरीके से इसको रखना है, सेंटर से पास हो रहा और कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। अब देखो, अब इसको कहीं भी आप घुमा दो, कहीं भी, इट रिमेंस द सेम। तो यहां भी ले सकते हो आप इसको यहां भी ले सकते हो, आप इसको यहां भी ले सकते हो, आप इसको यहां भी ले सकते हो। ऑल आर सेम, कोई टेंशन नहीं, सब बराबर है। ये भी आपका एरिया वेक्टर है, ये भी आपका एरिया वेक्टर है, ये भी आपका एरिया वेक्टर है और ये भी आपका एरिया वेक्टर है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भी ले लो, जितना लेके भी जा रहा हो ले लो, आपकी इच्छा है।
बट ये कंडीशन आपको फॉलो होना चाहिए व्हेन यू आर चूजिंग द ए वेक्टर। आया समझ में? तो हमारा दूसरा हो गया। अब उसके बाद जो तीसरी हमारी जो 3D सर्फेस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, विच इज क्यूब। क्यूब भी हमारे पास हमारे सिलेबस में यूज होने वाला है। तो क्यूब ये हमारा क्यूब है। अब क्यूब के लिए once again I can take anything. This is let's assume this is cube. मैथ पढ़ते हो, मैथ में बहुत कुछ assume करते हैं बार-बार। बायो वाले प्लीज ये मत कहना कि बायो का कुछ ऐड नहीं किया, बायो में बहुत सारी चीजें assume करते हैं, बट अभी फिलहाल मैं मैथ का पिक करता हूँ। So this is my cube। आप देखो इसमें कितनी सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। मैंने क्या बोला आपको 3D सरफेस में एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। मतलब ढकढक 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 ढकढक, मतलब ये हमारे 6 एरिया वेक्टर होंगे। इफ आई हैव टू चूज, जैसे ये मेरा 1 हो गया, 2 3 4, एक ऐसे करके एक उस वाली सरफेस के लिए बाहर की तरफ। तो ये हमारे पास 3 सरफेसेस हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। याद रखना गाइस, हम एरिया वेक्टर में 2D में यू कैन टेक अवे फ्रॉम द सरफेस और इनटू द सरफेस, नो टेंशन। लेकिन 3D में हमेशा याद रखना है एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन अवे फ्रॉम द सरफेस। एक फ्लक्स का क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना इजीली कैसे कर दोगे इसको। एक बार ये चीज समझ में आ गई ना आपको, बहुत आसानी से चीजें कर दोगे। तो गॉस थ्योरम का मैं भी बैकग्राउंड सेटअप कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या सेटअप किया है, एरिया वेक्टर। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लिया करो भाई, नोट्स बनाने के लिए। और जब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं तो आप फॉरवर्ड ही कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरे को डिलीट करते हो देख रहे हो, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं। चलो एनीवे, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। पहला एरिया वेक्टर डन, गॉस थ्योरम के लिए वो बताते भी नहीं हो भाई, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो एरिया वेक्टर डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लक्स। भाई फ्लक्स क्या होता है? क्योंकि मैं गॉस थ्योरम पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट कि यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स चलो मैं फिर बता देता हूं आपको ताकि इजी रहे आपको गॉस थ्योरम समझने में। तो फ्लक्स क्या होता है? जैसे कभी आपने पानी को फ्लो करते देखा है? जब पानी फ्लो कर रहा है तो कोई बर्तन लो, मतलब कोई बर्तन जैसे अंदर से वो खाली हो, जैसे कोई बर्तन लिया, अब उस बर्तन को पानी के आगे रख दो, तो जितना पानी उससे पास हो रहा है आई कैन कॉल इट अ फ्लक्स। बट ये तो बहुत ही देसी एग्जांपल हो गया। नाउ हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट मैथमेटिकली? भाई मैं मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? तो फ्लक्स को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस सरफेस के कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। मतलब मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? आई नो कि भाई फ्लक्स इज E डॉट A। नाउ व्हाट इज E? अब प्लीज ये मत कह देना कि भैया या सर ये E क्या है, मैं यही चक्कर खा करता हूं, फिर बता देता हूं। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक ए। अभी हमने पढ़ा एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस से, जैसे ऐसे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर ये है, ऐसे इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, बिकॉज़ डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई वही लाइन कंट्रीब्यूट करेगी जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। मानते हो कि मानते? बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज क्लियरली मेकिंग सम एंगल, तो ये फ्लक्स पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। अब डेफिनेशन वाइज व्हाट इज E डॉट A? नाउ दिस इज माय फ्लक्स। अब इसको डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आप सबको पता है जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या बाहर आता है, cos ऑफ थीटा, ओके। सो आई कैन राइट, तो फ्लक्स इज व्हाट, E A cos थीटा। पता है ये बात तो हर कोई बता देगा, बट मैं जो बात बताने वाला हूं ना, ये बात उनके लिए है जिनको फिजिक्स में मतलब बहुत बेसिक में ही बहुत इजी होता है। ये सब आपको सब जगह मिल जाएगा, आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप कोचिंग में भी पढ़ लोगे, स्कूल में भी पढ़ लोगे, और भी कोई पढ़ाएगा पढ़ा देगा, बट दैट इज नॉट द इशू। जो मेन चीज मैं बताने वाला हूं उस पर भी ध्यान देना, दैट इज फाइन। बट जो मेन चीज है जो हमारे डेरिवेशंस में यूज होगी वो क्या है उसको देखो। अब दिस इज माय फ्लक्स। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अभी जैसे मुझे इसका एरिया पता है, लेट्स से दिस इज L, दिस इज LB। बहुत बार ऐसा होता है गाइस, आई डोंट नो द एरिया। मुझे उस एलिमेंट का एरिया पता हो सकता है बट मुझे पूरे का एरिया नहीं पता है। एग्जांपल के तौर पर लेट्स से ये कोई सरफेस है, ध्यान देना समझो। अब मुझे इस सरफेस का सिमेट्री पता है कि भाई क्या बीमारी है, डोला सा बना दे कुछ भी। अब इसका एरिया में कैसे निकालूंगा, बिकॉज फ्लक्स में तो आपको एरिया है, मानते हो नहीं मानते इस बात को?
तो ऐसे सिनेरियो में आई टेक द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है इंटीग्रेशन, जोड़ना। तोड़ते तो सब है, आप जोड़िए। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जैसे दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रहा है। ओके, मानते हो? अब मुझे निकालना है कि भाई कितना ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब मुझे निकालना है कि भाई कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे सिनेरियो में, आई पिक अ स्मॉल एलिमेंट। मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर कट करूंगा। उस स्मॉल एलिमेंट का एक एरिया वेक्टर होगा। देखो पूरे का होता है ए, बट मैंने जब स्मॉल एलिमेंट कट किया, बिकॉज आई डोंट नो द शेप, मुझे शेप नहीं पता उस चीज की, तो मैंने स्मॉल एलिमेंट को जब कट किया तो अब वो एरिया वेक्टर नहीं हुआ। स्मॉल एलिमेंट को फिजिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, डी। तो आई कैन कॉल इट डी ए वेक्टर, क्योंकि मैं सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो नेट फ्लक्स नहीं होगा भाई, नेट फ्लक्स हम कैपिटल फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इट इज नॉट टोटल फ्लक्स, तो ऑब्वियस बात है स्मॉल फ्लक्स होगा, तो आई विल कॉल इट डी फाई। तो डी फाई यहां पर क्या बन गया, सेम चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट, अब यहां पर एक ही जगह क्या आ जाएगा, डी ए वेक्टर। इस चीज को याद रखना, रिमेंबर दिस। और अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो डीए को ऐड करता जाऊंगा। दैट मींस अगर मुझे टोटल नेट चाहिए तो आई विल इंटीग्रेट द डी फाई, और आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए वेक्टर ओवर द एरिया। मानते हो नहीं मानते इस बात को, इस पूरे का एरिया। तो ये जो मेन चीज है आपको ये समझना है। तो गॉस थ्योरम में हमने फ्लक्स पढ़ लिया, एरिया वेक्टर पढ़ लिया, फ्लक्स कैसे निकालते हैं हमने देख लिया, एग्री और नॉट। नाउ अब मेन स्टेटमेंट गॉस थ्योरम।